नमस्कार, मैं जय कुमार। साल 2023 खत्म हो रहा है। हमारा और आपका समय कैसे गुजरेगा, यह बहुत सारी बातों के साथ सबसे ज़्यादा इस बात में निर्भर करता है कि हमारे जेब में पैसा कितना है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। घनघोर किस्म की गैर बराबरी में चल रहे समय में दूसरों का हक मारकर बहुत ज़्यादा कमा लेना कईयों के साथ नाइंसाफ़ी करने जैसा होता है। मगर अपनी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जरूरी आर्थिक स्थिति की चाहत करना है, वह अपने अलावा सबके साथ इंसाफ करने जैसा होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं कि साल 2023 की आर्थिक खबरें अर्थव्यवस्था सहित हमारे समाज के बारे में क्या बताती हैं। भारत के ज़्यादातर लोगों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिहाज से देखा जाए तो साल 2023 में मोदी सरकार की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई जो उनके जीवन में बुनियादी बदलाव ला सकती हो। प्रचंड बहुमत के दम पर पिछले 9 साल से सत्ता की गलियारों में मोदी सरकार की हवा बह रही है, मगर इस हवा से भारत के ज़्यादातर लोगों के आर्थिक जीवन में कोई बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव नहीं आया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से प्रति व्यक्ति आमदनी नहीं बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आमदनी पहले से ही कम थी, जबकि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो लागत लगती है, इस साल भी ऐसी कोई खबर नहीं आई जो बेरोजगारी की बढ़ती फौज को कम कर सकने की क्षमता रखती हो। इस साल भी वही हाल रहा कि काम के नाम पर मजदूरों के शरीर का कतरा कतरा चूस लिया जाए, मगर ढंग की आमदनी ना मिले। इस शोषणकारी माहौल को दूर करने वाली कोई भी नीति नहीं बनी। जीवन की बुनियादी जरूरतें जैसे कि ढंग की शिक्षा, सेहत, आवास ज़्यादातर लोगों की आर्थिक हैसियत से बाहर होती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि साल 2023 में आर्थिक जगत में ऐसी कोई खबर नहीं है जो इतनी बड़ी हो कि भारत के ज़्यादातर लोगों की आर्थिक जीवन में मौजूद संकट को दूर कर सकती हो, उन्हें एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाती हो। इस साल नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी भाषणों से लेकर देश और दुनिया की आधिकारिक मंचों से एक बात लगातार दोहराई गई कि जब वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस बात की वह गारंटी देते हैं। यह गारंटी वाला ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने खूब बेचा और मीडिया जगत ने भी, जबकि इस गारंटी की असली हकीकत यह है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा भारत नॉमिनल प्राइस पर प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से दुनिया भर के 194 देशों के बीच 139वें पायदान पर खड़ा है। मतलब साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था का गुब्बारा बेचा, मगर अर्थव्यवस्था में मौजूद असली गरीबी को दूर करने की कोशिश से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं दी। जिन्हें जीडीपी के गुब्बार से देश की आर्थिक नब्ज को देखने और समझने की आदत है, उनके लिए साल के अंत में अच्छी खबर आई। खबर यह थी कि देश की जीडीपी ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 7.6% के दर से बढ़ोतरी हासिल की है। मतलब वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जितनी जीडीपी थी, उसके मुकाबले साल 2023-24 की दूसरी तिमाही में 7.6% जीडीपी बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी ताली पीटते हुए कहा कि उनकी आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि देश इस तरीके की तरक्की कर रहा है। मगर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की जीडीपी का महज 57% हिस्सा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का है। मतलब उससे बना है जो हमने और आपने रोजाना की जरूरतों के सामानों और सेवाओं पर खर्च किया है। पिछले साल की तिमाही के मुकाबले इसमें महज 3% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थशास्त्रियों की असली चिंता यही है कि भारत की जीडीपी का 55% से लेकर के 58% का हिस्सा महज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर से बन रहा है। यह हिस्सा बढ़ नहीं रहा। यह हिस्सा तभी बढ़ेगा जब आम लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा जाएगा और जब आम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। जब ज़्यादा खर्च होगा तभी जाकर के अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यह सुई 55 से लेकर के 58% के आसपास कई सालों से अटकी हुई है। मतलब जीडीपी की हकीकत में गुब्बारे की तरह फैल रहा है जिसके भीतर हवा भरी गई है। आर्थिक जानकारों के बीच मोदी सरकार के दौर में एक और विवाद फैलने लगा है कि जिस मेथोडोलॉजी के हिसाब से जीडीपी या दूसरे महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, उस पर भरोसा करना बहुत कम होता दिख रहा है। आधिकारिक आंकड़ों को जांचने परखने की मेथोडोलॉजी में फ्रॉड तरीका अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। केवल जीडीपी की नब्ज पढ़कर अर्थव्यवस्था की तस्वीर बताएंगे तो यह आम आदमी के साथ नाइंसाफी होगी।
क्योंकि जीडीपी इस तरीके से व्याख्याएं करता है जिससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव हुआ इसका कोई पता नहीं चलता है। आम आदमी की हकीकत प्रति व्यक्ति आमदनी से पता चलती है, जीवन जीने की लागत यानी महंगाई के हाल से पता चलती है। तो इस फलक पर मामला यह है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत की कुल जीडीपी साल 2023 में 160 लाख करोड़ के आसपास रही। तो साल 2023 में प्रति व्यक्ति आमदनी सालाना तकरीबन 1,15,000 के आसपास आंकी गई, यानी महीने में प्रति व्यक्ति आमदनी 9,000 से लेकर के 10,000 के बीच में झूलती रही। यह वह आंकड़ा है जो भारत की साल भर की आर्थिक नीति का सारा लेखा जोखा बता देता है। इतनी कम आमदनी में जीने वाले भारतीय समाज में महंगाई की खबरों से साल भर की अखबारें पटी रहीं। खाने पीने से लेकर पढ़ने लिखने तक हर चीज महंगी होती रही। मतलब आमदनी कम और जीवन जीने की लागत बढ़ती जा रही है। महंगाई की तकनीकी शब्दावली भी भारत की विकराल महंगाई को नहीं पकड़ पा रही है, न ही उसकी व्याख्या कर पाती है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट यानी खुदरा महंगाई दर 4% से ऊपर यानी आरबीआई द्वारा निर्धारित खतरे की घंटी से ऊपर बनी हुई है। मतलब मुश्किल से 10,000 रुपए कमाने वाले भारत के किसी व्यक्ति का दूध, दाल, चावल, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, गैस, स्कूल, कॉलेज का खर्चा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो सोचिए कि उसके लिए साल 2023 कैसा गुजरा होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 4293 लिस्टेड कंपनियों के प्रॉफिट का विश्लेषण कर बताया कि मार्च 2023 में इनका नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा बढ़ गया था। प्रॉफिट में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के कारण हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन में तकरीबन 60% बढ़ोतरी का कारण यह है कि माल उतना ही बेचा गया मगर माल की कीमत पिछले 3 साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा दी गई। यानी कॉरपोरेट की जेब तो भर रही है मगर इस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉरपोरेट की ज्यादा कमाई की लालच भी भारत में महंगाई का कारण बनते जा रही है। इस देश की आर्थिक नीतियों में कॉरपोरेट और नेताओं की बेईमानी की गठजोड़ का घून लग चुका है। इसका भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के गठजोड़ से बना साम्राज्य भारत को चला रहा है, ना कि भारत सरकार। बंदरगाह से लेकर के हवाई जहाज तक और बिजली से लेकर टेलीविजन तक हर जगह अडानी अडानी और मोदी का कारोबार फैला हुआ है। मोदी और अडानी से मिलकर बने मोडानी मॉडल पूरे भारत पर हावी है। इस मॉडल के भीतर चल रही भ्रष्टाचार की इतनी ज्यादा खबरें आई कि इसने बहुतों के लिए अर्थव्यवस्था की खबरों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। लगता है कि चंद लोगों के लिए अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। साल 2023 में प्रकाशित हुई ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि केवल 5% सबसे अमीर लोगों के पास भारत के टोटल वेल्थ का 62% हिस्सा है। इस तरह की खाई में भारत की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कई मौके पर भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी आर्थिक असमानता को ही बताया है। मोदी और अडानी के मॉडल पर चलने वाली आर्थिक नीतियों को ही बताया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी से लेकर गरीबी तक तमाम समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। भाजपा ने हमेशा कहा है कि उसकी अर्थनीति यह है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक तरह से कह लीजिए तो प्राइवेटाइजेशन होगा, यहीं से जॉब क्रिएशन होगा और यहीं से पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी दूर होगी। सरकार नौकरी नहीं देगी, भारत खुद आत्मनिर्भर बनेगा। यही आर्थिक नीति इस साल के बजट से लेकर के सरकार के तमाम छोटे बड़े कदमों में दिखाई देती है। यह आर्थिक नीति कितनी प्रभावी है, यह बताने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3420 कंपनियों के बैलेंस शीट का विश्लेषण कर यह बताया कि 5 साल में फिक्स एसेट स्थायी संपत्ति में केवल 8 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट यानी कि कल कारखानों की बढ़ोतरी का मतलब यह है कि जब यह बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ता है और पिछले 5 साल में इनके बढ़ने की दर भारत की जीडीपी के बढ़ने की दर की आधी है। 3420 कंपनियों में से 85 कंपनियां पब्लिक सेक्टर यूनिट की हैं और केवल इन्हीं का फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट तकरीबन 39% का रहा है। यानी सरकारी कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो तमाम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने फिक्स्ड एसेट में रत्ती बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। यानी जिस आर्थिक नीति पर चलकर भाजपा भारत की गरीबी और बेरोजगारी दूर करना चाहती है वह फेल साबित हो रही है। बेरोजगारी के मुद्दे से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र देने का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है।
यह खबरों में भी बना रहता है। इस मेले के तहत जितने नियुक्ति पत्र थमाए जाते हैं वह भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सालाना जितने रोजगार की जरूरत है उस समुंदर का बूंद बराबर भी नहीं होता है। भारत को सालाना तकरीबन 2 करोड़ नौकरियों की जरूरत है। रोजगार मेला के तहत साल 2024 के चुनाव से पहले सरकारी विभाग में मौजूद 10 लाख रिक्तियों को भरने का चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आप ही समझ सकते हैं कि बेरोजगारी से कैसे लड़ा जा रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2022-23 में 15 साल से ऊपर काम करने लायक आबादी में किसी न किसी तरह की रोजगार या रोजगार की तलाश में लगे हुए लोगों की हिस्सेदारी महज 39.5% है। तकनीकी भाषा में इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। दुनिया भर में भारत के साथ जिन देशों की तुलना की जाती है उसके मुकाबले भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। साल 2022-23 का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट साल 2016-17 के बाद सबसे कम है। इसमें औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 8.8% है। इस साल भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की आबादी तकरीबन 34 करोड़ हुआ करती थी। अब 142 करोड़ की आबादी के साथ भारत आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक इस आबादी में केवल 41 करोड़ ऐसी आबादी है जिसके पास किसी न किसी तरह की रोजगार है। इसमें भी 94% आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है जिसके महीने की आमदनी मुश्किल से 10,000 रुपए भी नहीं है। अर्थव्यवस्था की फलक से एक और बड़ी खबर यह आई है कि मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म में तकरीबन 13 करोड़ 80 लाख लोगों को गरीबी से आजाद कर दिया है। वह गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में इसका जोर शोर से ऐलान करना शुरू कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि साल 2011 के बाद भारत में गरीबी के आंकड़े जानने के लिए जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे किया जाता है उसकी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जिन आंकड़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बता रहे हैं वह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आंकड़े हैं। इससे स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता है कि गरीबी रेखा क्या है। इसीलिए गरीबी से जुड़े इन आंकड़ों पर ज्यादातर अर्थशास्त्री भरोसा नहीं कर रहे हैं। भारत का तकरीबन 50% के आसपास का वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के आंदोलन भी हुआ, मगर उसके बावजूद भी सरकार ने C2 प्लस 50% यानी लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP देने का कानून अब तक नहीं बनाया है। अब तक केवल 14% किसानों को ही MSP मिल रहा है। 86% किसानों को MSP नहीं मिल पा रहा है। कृषि की हिस्सेदारी भारत की GDP में महज 15 से 20% के आसपास बनी हुई है। ज्यादातर अर्थशास्त्री यही कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में ज्यादा आबादी लगी हुई है मगर GDP में हिस्सेदारी बहुत कम है। इसलिए कृषि क्षेत्र का जब बोझ कम होगा, जब यहां से लोग निकल के मैन्युफैक्चरिंग में छोटे मोटे काम करने जाएंगे, तब जब वहां पर उन्हें नौकरियां मिलेंगी तब उन्हें ढंग का मेहनताना मिलेगा। CMIE के आंकड़े यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का हाल यह है कि साल 2016 में तकरीबन 5 करोड़ लोग के पास नौकरियां थी और साल 2023 में घट करके 3.5 करोड़ रह गई हैं। तकरीबन 30% गिरावट दर्ज की गई है। मतलब साल 2023 में अर्थव्यवस्था की तरफ से इन सारी खबरों का इशारा इस तरफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खतरनाक किस्म के संरचनात्मक खामियों से गुजर रही है। यह संरचनात्मक स्ट्रक्चरल खामियां जब तक दूर नहीं होंगी तब तक भारत एक समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं बन पाएगा जिसमें सबकी समृद्धि दिख पाए। मोदी सरकार की चाल ढाल में तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर के उस विचार विमर्श की तरफ आगे बढ़ें जिसमें सबकी समृद्धि की संभावना पनप पाए। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।